हेलो फ्रेंड्स, आज आप क्रिकेट में पढ़ने वाले हो। रीड पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं अपन, जो कि एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड होने वाला है आपका। तो इसमें अपन कुछ 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रीड के पेपर में आपका जो सामाजिक अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन है, उससे कुल 30 क्वेश्चन पुट होते हैं और हर सब्जेक्ट के समथिंग क्या 30 क्वेश्चन होते हैं आपके। तो आज हम पर्यावरण के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो जो ये अध्ययन के प्रकार बताए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि जिसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता हो, वो बताना है आपको। तो किसमें अध्ययन किया जाता है उद्यान कृषि का, तो वो क्या होने वाला है आपका, बॉटनी, हार्टिकल्चर, जियोलॉजी या एनाटॉमी। तो जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में फ्रेंड्स जो उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये पर्यावरण अध्ययन का। देखते हैं क्या है। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। विज्ञान क्या है? विज्ञान जो प्राकृतिक विषय है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान है और धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं, जिसमें सारे विषय व्यक्त होते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी, आपसे पूछा जा रहा है कि ये परिभाषा किसने दी। तो आपका हो जाएगा इसमें राइट जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, W.C. डैम्पियर ने यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पर्यावरण अध्ययन के माध्यम के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन का जो अधिगम सिद्धांत है वो कौन सा है, इन चारों में से बताना है। तो आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सभी जो पर्यावरण अध्ययन के पढ़ाते हैं, जो उसका अधिगम है, उसमें आवश्यकता का सिद्धांत की क्या चीज़ आवश्यक है इससे रिलेट करके पढ़ाना, उपयोगिता का सिद्धांत या जीवन से संबंध करने का सिद्धांत एक ही है। तो ये सारे सभी हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। तो आपको देखना है कि वांछित उद्देश्य कौन सा नहीं है, मतलब चाहने योग्य, जो जिसे अपन चाहते हैं, जो वांछित है वो उद्देश्य नहीं है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना। क्या ये शामिल है, वांछित उद्देश्य है या नहीं है। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता और अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। तो बिल्कुल ये भी है। ईमानदारी, समयनिष्ठता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। आत्मसात होता है ग्रहण करना होता है इसका मतलब। तो ये सारे जो होते हैं वो प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो प्राइमरी लेवल पर जो विज्ञान शिक्षण कराया जाता है, उसमें ये सारे आपके इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और वांछित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जाता है प्राइमरी लेवल पर। तो इसका आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, परियोजना विधि में निम्न कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो परियोजना विधि के सोपान बताने हैं कि परियोजना विधि के सोपान कितने होते हैं। परियोजना विधि के प्रणेता की अगर मैं बात करूं तो वो हैं आपके जॉन डीवी, इसके प्रणेता हैं आपके जॉन डीवी। और अगर जन्मदाता की बात करूं तो W.H. किलपैट्रिक हो जाते हैं, जिन्होंने इसको
प्रकाश में लाया वो तो हो जाएंगे आपके जॉन डीवी और W.H. किलपैट्रिक जो इसके जन्मदाता हो जाएंगे। परियोजना विधि में जो है वो करके सीखने पे फोकस करती है कि बच्चे को करके सिखाया जाता है इसमें। तो परियोजना विधि के कुल कितने सोपान होते हैं, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका डी, बिल्कुल सही रहेगा इसमें, क्योंकि परियोजना विधि के 6 सोपान होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कार्यक्रम, सेकंड होता है परिस्थिति प्रदान करना, जो कार्यक्रम होता है उसे चूज करो, फिर परिस्थिति प्रदान करते हैं बच्चों को कि ये परिस्थिति है, इसको आप क्रियान्वयन करो। तीसरा होता है क्रियान्वयन करना। फिर चौथा जो आता है वह पांचवा आता है परियोजना के उद्देश्यों एवं चयन। जो परियोजना थी आपकी, आपने जो परियोजना चयन की थी उसके उद्देश्य का चयन। और छठा जो होता है वो होता है मूल्यांकन लास्ट होता है। तो इस तरह से आपके 6 हो जाते हैं परियोजना विधि के सोपान। हालांकि यहाँ पर जो ए और डी दोनों आंसर सही माने गए थे, लेकिन जो राइट आंसर रहेगा वो 6 है फ्रेंड्स। तो आप इसे कंफ्यूज ना हो, नेक्स्ट टाइम अगर आए ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आप बेझिझक होकर इसका 6 ऑप्शन सही मान सकते हो कि परियोजना विधि के 6 सोपान। जो छठा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो छठा क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। आपको ऑप्शन देखने हैं, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड। दिखाती हूँ मैं, सल्फर डाइऑक्साइड आपका चौथा ऑप्शन रहने वाला है। तो जो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा यहाँ पर, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो फ्रेंड्स वो हो जाती है आपकी, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल जिम्मेदार होती है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन मीथेन भी इसका एक भाग है, मीथेन भी जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी और सी दोनों सही माने गए थे, लेकिन आप अगर सी को मानते हो तो भी करेक्ट है, और बी को मानते हो जो कि मीथेन है वो भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। तो विशिष्ट, जैसे कि ये पेज है पूरा, तो इसमें विशिष्ट क्या चीज़ मानेंगे, जैसे कोई लेटर है, कोई अक्षर है, वो हो जाएगा आपका विशिष्ट। और जो सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, जो सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, वो हो जाएंगे आपके सामान्य। तो पूरा पेज सामान्य हो जाएगा, और विशिष्ट जो है या फिर एक एक शब्द जो लिखा हुआ है इसमें वो विशिष्ट मानते हैं अपन। तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना, ये कौन से सिद्धांत में प्रयोग होता है, विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, या आगमन विधि में। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो है आपका आगमन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। बच्चे को पहले विशिष्ट, जैसे कबूतर वाला है, खरगोश वाला है, ये सारी वर्णमाला सिखाते हैं, तो विशिष्ट चीज़ों को पहले बताया जाता है। वे पहले विशिष्ट चीज़ें वो सीखता है, उसके बाद में सामान्य, जैसे कि पढ़ना लिखना सीखता है, 12 खड़ी सीखता है, तो ये सामान्य चीज़ें हो जाएंगी उसके लिए। तो इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, और यही माना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 होता है आपका, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मतलब छोटी कक्षाएं, प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पेपर है आपका वो लेवल फर्स्ट का है। तो 1 to 5 फर्स्ट लेवल होती है फ्रेंड्स। तो प्राइमरी लेवल की बात करेगा वो ज़्यादातर। तो इसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाएगा, तो वो आगमन होगा, मनोरंजक एवं खेल विधि होगा, रटने का होगा, या निगमन का होगा। फ्रेंड्स जहाँ पर रटना आ जाए वहाँ तो आप बड़े हो छोटे हो कोई भी हो उसके लिए गलती मानेंगे रटना। निगमन जो कि आपकी नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, और आगमन जो होती है आपकी कॉन्सेप्ट जो सूक्ष्म से चलती है। तो यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर चलती है आगमन आपकी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा मनोरंजन एवं खेल विधि प्राइमरी लेवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और सबसे अच्छे जो होते हैं वो बच्चे करके सीखते हैं तभी उन्हें आता है। तो यहाँ पर मनोरंजन एवं खेल संबंधी सबसे ज़्यादा
सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा आपका वो है अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है। तो विशेषता बतानी है आपको अच्छे प्रश्न पत्र की। अच्छे प्रश्न पत्र वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ए व बी दोनों होनी चाहिए, व्यापकता या विस्तृत होना चाहिए। तो अच्छे प्रश्न पत्र के लिए ज़रूरी नहीं कि उसमें व्यापकता हो, मतलब सारा सिलेबस ही कवर करता हो, सारी बुक ही कवर करता हो। विस्तृत हो या व्यापक हो, बात एक हो जाती है आपकी। जो इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स वो है वैधता। वैधता से मतलब होता है कि जिसके लिए वो बनाया जा रहा है कम से कम उस चीज़ को वो पूर्ति करता हो, तो वो वैध माना जाता है। विश्वसनीय मतलब इसके आंसर जो पर्टिकुलर माने गए हैं वही आंसर होंगे, ये नहीं कि ये भी इसका आंसर हो गया और वो भी उसका आंसर हो गया। तो ऐसा नहीं, एक से ज़्यादा आंसर नहीं होंगे। तो जिस प्रश्न पत्र में वैधता होगी, विश्वसनीयता होगी, वो प्रश्न पत्र अच्छा होगा और वो उसकी विशेषता होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कौन सी प्रक्षेपी सामग्री नहीं है। प्रक्षेपी का मतलब होता है प्रदर्शित करने योग्य। जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं उसे प्रक्षेपी बोलते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड, OHP प्रतिमान या फ्लेनर बोर्ड। जो OHP प्रतिमान होता है आपका, जिसे आप बोलते हो मॉडल को प्रतिमान बोलते हैं। फ्लेनर बोर्ड जो बोर्ड होते हैं उस पर कार्ड वगैरह लगाने के, न्यूज़ वगैरह लगाने के। फ्लेनर बोर्ड जो होता है वो कपड़े का बना होता है। बुलेटिन बोर्ड लकड़े का होता है जिस पर गत्ता या फिर कोई मखमल सा कपड़ा लगा होता है और उसे पिनअप किया जाता है, जो भी पेपर होता है उसे। तो ये हो जाते हैं। तो ये आपके प्रक्षेपी माध्यम नहीं है, जबकि जो OHP है उसे वो प्रक्षेपी माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है पर्दे पे या दीवार पर। तो ये हो जाएगा आपका प्रक्षेपी माध्यम। तो आपको आई होप 10वां जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन होता है आपका। 11वां क्वेश्चन क्या रहने वाला है फ्रेंड्स? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सी जो विशेषता है एक वो परिवार की नहीं है। बाकी 3 विशेषता जो हैं आपको वो परिवार की मिलेगी। जो भी बाकी 3 विशेषता रहेंगी उनमें परिवार के गुण झलकेंगे और एक में नहीं झलकेगा। तो देखते हैं कौन सी है। जो फर्स्ट वाली रहने वाली है वो कम से कम 2 भिन्न लिंगी वाले वयस्क साथ रहते हों। तो इसमें पेरेंट्स की बात की जा रही है। भिन्न लिंगी वाले कम से कम 2 की बात की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं फैमिली में, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। तो बिल्कुल होने चाहिए। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हो कि होता है कि प्रत्येक सदस्य की मम्मी कमा रही है तो वो अलग से पैसे रखेंगी, पापा कमा रहे हैं तो वो अलग पैसे रखेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स होता क्या है, रीट हो, सीटेट हो, कुछ भी हो, उसमें अपने को बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है, ना कि गलत। इसमें गलत आंसर या ये कोई मायने नहीं रखता कि ये भी गलत है। उसमें अपने को बेस्ट आंसर देखना होता है। अगर इससे ज़्यादा बेस्ट आंसर नीचे मिलता है तो अपने को उसे मानना होता है। तो देखते हैं तीसरा जो है सी नंबर का, वे समान आवास एक जगह रहते हो। समान आवास का मतलब एक जगह रहते हो, समान आवास में रहते हो। भोजन समान भोजन करते हो और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। मतलब ये हो जाएगा परिवार की सारी विशेषताएं। परिवार में रहने वाले लोग एक जगह रहते हैं, एक घर में रहते हैं। समान आवास हो गया। समान भोजन, एक दिन में जो भी खाना बन रहा है वो सभी एक जैसा खाना खाते हैं तो समान भोजन हो गया। समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो मतलब उनमें भाग लेते हो। जैसे कि किसी परिवार में कोई शादी है तो उसके सारे परिवार के सदस्य उस शादी में भाग लेंगे। होली, दिवाली, तीज त्योहार जो भी हो उसमें वो भाग लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे समान जो होती है उनका समान सुविधाएं उपलब्ध होती है, यूँ कह सकते हैं अपन। सबको एक जैसा होता है तो सब कुछ समान होता है। तो ये परिवार की बिल्कुल विशेषता है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। सुरक्षा, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना परिवार का सबसे बड़ा काम होता है। और जो उनके बच्चे होते हैं उनका साझा उत्तरदायित्व होता है, उनके पालन पोषण
को लेकर जो पेरेंट्स करते हैं वो एक परिवार की विशेषता होती है। परिवार में बच्चे माँ बाप होना ज़रूरी है। परिवार के वैसे 2 पार्ट होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप में विभाजित कर देते हैं। तो कम से कम लेकिन 2 जो भिन्न लिंगी हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, वहाँ पूछ रहा है आपसे कि परिवार की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ये परिवार की विशेषता नहीं है कि आय अलग अलग जमा करें। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी आपके 26 सितंबर 1984 को। कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन, जो बाल श्रम होता है 14 साल से कम एज के 14 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनसे काम करवाना, जैसे टी स्टॉल पे झाड़ू पोछे लगवाना, घरों में काम करवाना, ये सारे कामों को बंद करने के लिए, उन शिक्षा से जोड़ने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की थी। तो वो कब की थी? 1994 में, और डेट थी 26 सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बाल विवाह होता है जिसमें लड़की की एज 18 से कम हो और 21 से कम लड़के की हो, वो बाल विवाह माना जाता है आपका। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। बिल्कुल सही, 2006 में किया गया था बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है कि कौन किसके साथ सही है या नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपका राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको नहीं है वाला कॉन्सेप्ट रीट के और सीटेट के दोनों पेपरों में आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर नहीं है में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है, तो अक्सर क्वेश्चन इसकी वजह से भी गलत हो जाते हैं, तो इसे माइंड में रखना। फर्स्ट जो है आपका फिरन, जम्मू कश्मीर। तो फिरन एक वस्त्र है जिसे सिर पर पहनते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर का है, बिल्कुल सही है। जो पानो बाजू है वो विदेशी है वस्त्र, और इसे पश्चिम बंगाल वाले, कतई पश्चिम बंगाल से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा राहिंदे जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध है, और फुलकारी जो है वो पंजाब से संबंधित है। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं रखता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, लोयस्क वगैरह इन सबको जोड़ के, रीति रिवाज मेले वगैरह को जोड़ के पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे मैच करने वाले क्वेश्चन ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग किया जाता है? आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से पता होगा। जो राजस्थान में रहते हैं उनको खास करके जो कोटा साइड रहते हैं उनमें जो यूज़ करते हैं लोग वो करते हैं कोटा स्टोन। जो जयपुर साइड के हैं वो संगमरमर और बाकी के सैंड स्टोन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारे यूज़ किए जाते हैं। घिया पत्थर जो इसे सिलगड़ी बोलते हैं, ये फर्श के काम में नहीं आता फ्रेंड्स। ये बहुत बुरबुरा होता है और हल्की सी चोट मारने पर बिखर जाता है, इसलिए इसे किसी काम में नहीं लेते हैं। जो संगमरमर है और कोटा स्टोन है और सैंड स्टोन है, तो इसे सैंड स्टोन जो होते हैं वो पत्थर जो होता है भूरे कलर का उसे बोलते हैं सैंड स्टोन। तो ये तीनों काम में लिए जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे घिया पत्थर को काम में नहीं लिया जाता है फर्श के लिए। नेक्स्ट है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक काम में लिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये चारों ही उर्वरक जो हैं वो बागवानी के लिए वैसे तो काम में लिए जाते हैं। क्यों काम में लिए जाते हैं? क्योंकि अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट मतलब जो नेचुरल खाद होती है गोबर वाली खाद, उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो ये नहीं है अगर आपके पास, तो आप यूरिया भी डालोगे, सोडियम फॉस्फेट भी डालोगे या DAP जो होती है वो भी डालोगे। लेकिन अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता आपकी बॉडी को और ये फ़ायदेमंद होता है। बाकी तो आप सारे डालते हो, तो ये बोनस रहा था, जैसे कि आप देख भी सकते हो कि ये बोनस रहा था क्वेश्चन।
तो अगर आप चाहो तो इसमें वर्मी कंपोस्ट टिक कर सकते हो, या फिर तीनों में से, चारों में से कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। हाँ 17 हो। ये इसमें भी सुमेलित करना है, जो सुमेलित नहीं है वो आपका राइट आंसर होगा। तो बम्बाजी मेला गुजरात में लगता है या नहीं लगता है, मुझे पता नहीं है, बताओ आप। माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। नन्दा देवी मेला आसाम में लगता है। बेणेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर होता अगर नंदा देवी होता तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहता है कि नंदा देवी मेला असम में लगता है, जिसका असोम नाम है। वहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, तो ये लगता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, नन्दा देवी है तो नन्दा देवी कोई मेला नहीं है, और ये असम में तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। बाकी बम्बाजी गुजरात में, माघ मेला उत्तर प्रदेश में, और बेणेश्वर राजस्थान का प्रसिद्ध मेले हैं ये। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो उसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है। तो आप देखना, आपको स्टेट केमिकल वर्क्स की बात की जा रही है। यह कहाँ पर स्थित होगा फ्रेंड्स? डीडवाना, नागौर, बाड़मेर या परबतसर भी नागौर में पड़ता है। नागौर, बाड़मेर और डीडवाना भी हो गया आपका। तो ये जो स्टेट केमिकल वर्कर्स है वो डीडवाना में पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है आपका 1986। लेकिन पता नहीं क्यों 1985 और 1986 के बीच में बहस हुई हो, या तो ये भी बोनस गया था आपका। दोनों क्वेश्चन ये बोनस गए थे उस साल, तो आप 1986 याद रख सकते हो, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ही है, और इसे 87 में शायद पारित किया गया हो, तो ये इस वजह से बोनस हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 यहाँ पर लोकसभा सदस्य संख्या है फ्रेंड्स। तो याद रखना कि 25 राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पक्षाब उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में कहाँ पाई जाती है? जो पक्षाब उपकला है वो पाई जाती है आपके श्वास नली में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। जो प्राणियों में पाई जाती है उपकला, पक्षाब उपकला श्वास नलिका में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा चारों ऑप्शन से सरल उत्तक नहीं है। तो जो लाइजम है वो आपका सरल उत्तक नहीं है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मलेरिया रोग, नेक्स्ट है, मलेरिया रोग जो होता है वो किस कारण से होता है, मतलब इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या है वो? प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये मलेरिया रोग का कारण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैविक विविधता, जो जैव विविधता है वहाँ के हॉट स्पॉट में से एक है? मतलब इंडिया में 3 जो हॉट स्पॉट है जैव विविधता के, उनमें से एक कौन है इन चारों ऑप्शन में से? तो जो हिमालय है आपका वो हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है फ्रेंड्स। जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, यहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग जीव जंतु देखे जाते हैं, इसलिए इसे हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 145, जो है आपका राजस्थान का पशु कौन सा है? इनमें से राजस्थान का पशु कौन सा है? बाघ है। बाघ मैं बता देती हूँ आपको, इंडिया का राष्ट्रीय पशु है। गाय नहीं है, भेड़ भी नहीं है। अपना जो ऊँट है वो राष्ट्रीय पशु है। डोमेस्टिक कैटेगरी में इसे राष्ट्रीय पशु रखा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है आपका वो है अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण जो होता है उसके निकट अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं, किसी प्रकार के जो बिंब है उसे रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है फ्रेंड्स?
इसके लिए बताना है आपको कैसा बनता है बिंब, आभासी, सीधा एवं आवर्धित। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जब उसके बिल्कुल निकट रखेंगे तो वो आपका आभासी, सीधा और आवर्धित रहेगा। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आभासी होता है जो वो रियल नहीं होता है, आभास मतलब अपने को ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 147, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि वायु प्रदूषण इनमें से किससे नहीं होती है। तो जो ठोस अपशिष्ट है आपके, उनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है। इनसे भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण होता है। ठोस अपशिष्ट से जो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं या जो भी नायलॉन के कपड़े वगैरह जो भी हैं आपके प्लास्टिक के ठोस अपशिष्ट या सारे, इनसे आपकी एयर पोल्यूशन नहीं होता है। इनसे जो सोइल पोल्यूशन है वो होता है। बाकी वाहन से जो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, उद्योगों से निकलती है और धूल के कण से, इनसे सबसे एयर पोल्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रह जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको देखना है इस वाले क्वेश्चन में कौन सा कथन जो है धातु के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं आपके, उनमें से एक चूज़ करना है कौन सा सही है। देखते हैं, चारों पढ़ते हैं। सभी धातुएं तन्य होती है, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जितनी भी धातुएं वो तन्य होती है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है सभी धातुएं तन्य होती है, मतलब सारी धातुएं तन्य होती है। ऊपर वाला था सभी धातुएं तन्य होती है, नीचे वाला है सभी अधातुएं जो होती है वो तन्य होती है। सामान्य धातुएं तन्य होती है या कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो अधातुएं कभी भी तन्य नहीं होती, ना तो इन्हें बढ़ाया जा सकता, मतलब इन्हें प्रसारित नहीं किया जा सकता, ना तो ये तन्य नहीं होती हैं। इनके तार वगैरह नहीं बनाए जाते खींचकर। और जो आपके बचते हैं फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो सभी धातुएं, यहाँ पर बोला जाए सभी धातुएं, तो बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते, वो तन्य नहीं होती हैं। तो जो आपके होते हैं सामान्य धातुएं तन्य होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य धातुएं मतलब ज़्यादातर धातुएं तन्य होती है। जब सामान्यतः आ जाता है तो ज़्यादातर वहाँ पर ऑप्शन माना जाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 149 क्वेश्चन, जो कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज का। राजस्थान में कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है। ऐसा संसाधन देखना है जो नवीनीकरणीय नहीं है, जिसे अपन वापस प्राप्त नहीं कर सकते एक बार ख़त्म होने के बाद। तो वो आपका होता है जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। तो जल विद्युत जो होती है उसमें पानी गिरता है, उसके टर्बाइन, पता नहीं अजीब सा नाम है उसका, तो उसके ऊपर। तो और जो प्राकृतिक गैसें होती है वो अनवीनीकरणीय होती हैं। हर जगह अनवीनीकरणीय रहेगी, ना कि राजस्थान इसका पर्टिकुलर आंसर रहेगा। और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये नवीनीकरणीय साधन है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, प्राकृतिक गैसें। आज का जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका निम्न में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में जो रामसर क्षेत्र होते हैं, रामसर साइट्स होती है, उस सूची में नम क्षेत्र में नहीं आता। रामसर नम भूमि वाले क्षेत्र आपने पढ़े होंगे। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है इन चारों ऑप्शंस में से जो नहीं आता है। तो हो जाएगा राजसमंद जो झील है फ्रेंड्स, वो रामसर में नहीं है। उसके अलावा वुलर झील, रुद्रसागर झील और केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे रामसर नम भूमि क्षेत्र में आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रीड का कैसा पैटर्न है। स्पेशली पर्यावरण अध्ययन का ऐसे कुछ 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके सारे जो साइंस और पर्यावरण अध्ययन, सोशोलॉजी वगैरह सबको शामिल करके बनाए जाते हैं। तो इसमें सबके क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।